क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का ये 6th लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन पहले जान लें हम कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी, किसी एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उसके मैक्सिमम अमाउंट पे होती है जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर। क्या मतलब कि कोई मान लो टेम्परेचर फिक्स्ड होगा या पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर होगा, उस पे कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। मतलब जैसे मैंने वाटर ले लिया एज अ सॉल्वेंट, क्या ले लिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब उसमें हम कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, कुछ भी सॉल्यूट एज अ शुगर भी हो सकता है, साल्ट, मतलब कोई भी कुछ हम एक सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं, तो कुछ समय आएगा ना जब ये शुगर इसमें अब घुलना बंद हो जाएगा, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम जो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो कि इसमें डिजॉल्व होगा इस सॉल्वेंट में, वही होती है उसकी सॉल्युबिलिटी, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, मतलब उस शुगर की या उस साल्ट की, मतलब उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में, कि जब कोई गैस को हम किसी लिक्विड में डालते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है, गैस है, तो क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो पहला बच्चा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस क्या, इन लिक्विड, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उस गैस, मतलब जिस गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में, तो उस गैस का नेचर क्या है, मतलब उसके नेचर पता है, उसके गैस का नेचर क्या होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए। पोलर नेचर का गैस भी होना चाहिए और सॉल्वेंट भी हमारा पोलर नेचर का होना चाहिए, तब जाकर के वो सॉल्वेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए, तब जाके वो उसमें सॉल्यूबल होगा। जैसे कि मैं ले लूं HCl एज अ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट ले लूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्वेंट ले लूं क्या, तो वाटर H2O। ये बताओ HCl पोलर नेचर का है कि नहीं, HCl, तो ये कुछ पार्शियल नेगेटिव और ये कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। वैसे ही H2O, जिसमें ये कुछ पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, यानी दोनों यहाँ पे क्या है, ये भी पोलर नेचर का है और ये भी पोलर नेचर का है। तो यहाँ पे तभी तो ये इसके में आकर के डिसॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी गैस सॉल्यूबल एक लिक्विड में होने के लिए क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ द गैस क्या होना चाहिए, पोलर इन नेचर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जरा एक चीज देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई गैस किसी लिक्विड में डालते हैं तो हमारा कुछ सॉल्यूशन बनता है, कुछ सॉल्यूशन बना, और ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये एनर्जी क्या होगी, यहां से रिलीज होगी इस प्रोसेस में। जब कोई गैस को आप लिक्विड में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए आप लोग, एक रिलेशन है del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S। इस इक्वेशन के बारे में आप 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक है उसके में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये समझिए del G वेयर del G क्या है, वेयर del G आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। del H क्या है,
हीट एंथैल्पी और डेल एस दिख रहा है। टी तो टेम्परेचर समझ में आ रहा होगा। डेल एस बच्चा क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? हीट एंथैल्पी जो यहाँ पे निकला, गिव्स फ्री एनर्जी, ये पूरे रिएक्शन की जो पूरी टोटल एनर्जी आ रही है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी क्या बताता है? किसी भी गैस की एंट्रोपी या किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी क्या बताती है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चा, या एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। क्या? रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब समझ रहे हैं? मतलब कोई पार्टिकल है जो कि इधर उधर फैला हुआ है, तो ये इसकी रैंडमनेस है। अब जरा मुझे बताइए एक चीज कि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे क्या? जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो गैस का जो रैंडमनेस है वो क्या होगा? किसी गैस का रैंडमनेस क्या होगा? मतलब अच्छा, ये एक और चीज, जब आप ये प्रोसेस हमको कराना है, ये प्रोसेस कराना है, मतलब किसी गैस को लिक्विड में डाल के सॉल्यूशन बनानी है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, अब स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या होता है? नेचुरली, मतलब हम इसको कुछ करें ना, ये ऑटोमेटिकली खुद से हो जाए। तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो डेल जी की वैल्यू होती है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक, इस रिएक्शन को होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए डेल जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर 4th में आपको ये मिलेगा। तो आप बस यहाँ समझिए टेम्परेचर का रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होता है। बस यहाँ पे आप इस रिलेशन से यही समझना है कि सॉल्युबिलिटी और उसका क्या रिलेशन है। देखो बच्चा, तो यानी कोई भी गैस किसी लिक्विड में सॉल्यूबल होने के लिए, आसानी से सॉल्यूबल हो जाए, अरे ये प्रोसेस आसानी से हो, यानी ये प्रोसेस है क्या? कोई भी गैस सॉल्यूबल हो रहा है लिक्विड में, मतलब कि कोई भी गैस को लिक्विड में आसानी से सॉल्यूबल होने के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी पड़ेगी। अब देखिए जरा कि इस प्रोसेस में क्या कुछ हो रहा है। इस प्रोसेस में क्या कुछ हो रहा है? इस प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी? एनर्जी रिलीज होता है तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्या? नेगेटिव हो गई। और देखिए अब हम बात करते हैं डेल एस। डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या होगा? डेल एस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो डेल एस क्या है? डेल एस है क्या? एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। तो जब किसी गैस को किसी लिक्विड में आप डाल देंगे, मान लीजिए ये लिक्विड है और इसमें आप गैस डाल दिए, तो गैस ऑन इन द एयर था या जब जिस चीज में हम रखे हुए हैं, तो फ्रीली होगा या रैंडम होगा, मोर रैंडम होगा इन कंपैरिजन लिक्विड में। अब लिक्विड में आ गया तो अब इसमें ट्रैप्ड हो गया ना, वो गैस इसमें ट्रैप्ड हो गया, तो इसकी रैंडमनेस क्या हो गई? उस गैस की जो बाहर गैस है और जो इसमें गैस है, तो बताओ उस गैस की रैंडमनेस इंक्रीज की या डिक्रीज की? तो रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? रैंडमनेस डिक्रीज किया। तो डेल एस भी क्या आएगा बच्चा? नेगेटिव आएगा। अब जरा इस फॉर्मूले पे हम पुट कर दे जब कि डेल जी की वैल्यू क्या लानी है हमको? इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियसली होने के लिए या आसानी से होने के लिए या नेचुरली होने के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव लानी है। डेल जी की वैल्यू क्या लानी है? नेगेटिव। जहां ये प्रोसेस होगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक, यानी डेल एच ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये माइनस टी और ये डेल एस की भी वैल्यू नेगेटिव ही कुछ आएगी ना, नेगेटिव डेल एस आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस टी डेल एस, ये है डेल जी। अब मुझे बताइए आप, यहां पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रही है हीट और प्लस टी। अब जरा खुद से मैथमेटिकली समझिए आप कि इस पूरे वैल्यू को हमको पॉजिटिव लाना है, नेगेटिव लाना है, नेगेटिव प्लस टी डेल एस। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो बड़ा होगा उसी का साइन देना है। अगर ये चीज टर्म बड़ी हो जाए, ये टर्म अगर बड़ी हो जाए तो पूरा जो इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे -4 और +7 आए तो रिजल्ट क्या आएगा? +3 आएगा। लेकिन हमको रिजल्ट किस में लाना है? नेगेटिव लाना है ना। डेल जी की वैल्यू क्या लानी है?
नेगेटिव लानी है, यानी कि हमको कौन सा टर्म को बड़ा करना पड़ेगा, ये टर्म बड़ा होगा इन कंपैरिजन ये टर्म के, या ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों टर्म में इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब जा करके डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि जितना ज्यादा छोटा आएगा, जैसे ये देखो -4 है, इधर मैं +3 लिखूं तो आएगी वैल्यू -1, अगर मैं 4 इधर +2 लिखूं तो आएगी वैल्यू -2, अगर मैं इधर +1 लिखूं तो क्या आएगी वैल्यू -3। क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे हम ये वाला टर्म छोटा करते जा रहे हैं, नेगेटिव वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव उतना आसानी से ये प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, तो यहां से क्या आया रिलेशन कि इस टर्म को जितना ज्यादा छोटा होगा, तो यहीं से आता है कि T लो होगा, क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। सॉल्यूबिलिटी अगर ज्यादा करनी है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, अरे बताओ ना, ये देखो सॉल्यूबिलिटी हमारी नेगेटिव, सॉल्यूबिलिटी मतलब ये इसमें सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल होने के लिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी आसानी से ये रिएक्शन होगा, ये प्रोसेस होगा, उतनी आसानी से प्रोसेस मतलब उतना ज्यादा ये गैस इसमें डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्यूबल होगा, ये गैस इसमें सॉल्यूबल होगा। तो इसकी वैल्यू, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा लाने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू छोटा कर रहे हैं, तो सॉल्यूबिलिटी को ज्यादा लाने के लिए टेम्परेचर को लो होना पड़ेगा। तो यहां से ये रिलेशन आता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूबिलिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी गैस की सॉल्यूबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी गैस की सॉल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अब देखो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अब आते हैं हम थर्ड टर्म पे। थर्ड हमारा क्या है, जिस पर सॉल्यूबिलिटी डिपेंड करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, प्रेशर। थर्ड हम पढ़ेंगे अब। थर्ड हमारा टर्म है प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड करता है और ये इंपॉर्टेंट है, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर। अब देखिए प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। क्या होता है कि प्रेशर, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट, हेनरी ने कहा कि किसी भी गैस का जो सॉल्यूबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी गैस का, क्या कहा हेनरी ने, कि किसी भी गैस की सॉल्यूबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, मतलब जो गैस का प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन पर उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। और देखो सॉल्यूबिलिटी को इन्होंने क्या लिया, सॉल्यूबिलिटी को इन्होंने लिया मास ऑफ गैस इन, मास ऑफ गैस इन पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है, मास ऑफ गैस इन, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि जैसे ये देखो मान लो 5 यूनिट है, 5 लीटर वॉल्यूम है, 5 लीटर क्या है वॉल्यूम, तो इसका पर लीटर मतलब 1 लीटर में 5 लीटर ये पूरा भरा हुआ है, तो मान लो ये इतना 1 लीटर है, तो मान लो मैं बोल दूं कि इसकी पूरे इसमें जो डिसॉल्व हो रहा है गैस उसका मास कुछ 40 ग्राम है, ठीक, और ये पूरा कितना है, पूरा वॉल्यूम है 5 लीटर, तो इसमें पर लीटर क्या आएगा, पर लीटर कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ होगा, तो आप 40 ग्राम टोटल है उसमें 5 लीटर से डिवाइड कर दो, यानी 8 ग्राम पर लीटर ये डिसॉल्व हुआ होगा गैस, मतलब 1 लीटर में 8 ग्राम लगा होगा, ऐसे ही 5 लीटर कर दो ये 40 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वही है सॉल्यूबिलिटी क्या है, तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर,
तो ये सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, 40 सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, 8 होगा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब 8 ग्राम सॉल्यूबल होगा हमारा। तो यही क्या हो जाएगा, 8 ग्राम मास ऑफ द गैस हो जाएगा डिसॉल्व होने वाला पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, जिसको तो आप बताओ कि तो यहाँ पे क्या आया, जैसे 8 ग्राम आया ना, 8 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या, 8 ग्राम अपॉन में नीचे 1 लीटर आया कुछ, 8 ग्राम अपॉन में 1 लीटर। तो ये क्या है, ये है क्या, मास ऑफ दी गैस, मास ऑफ दी गैस, और ये क्या है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वही तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो स्मॉल m क्या है, तो बताओ स्मॉल m क्या होगा, वो होगा मास ऑफ द गैस, और वॉल्यूम क्या है, तो पर यूनिट लेना है, मतलब 1 लेना है, तो इसके नीचे 1 ही होगा। ये कहता है। अब हेनरी क्या कहते हैं, तो हेनरी यही कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी किसी गैस की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के एट अ डेफिनिट टेम्परेचर, मतलब किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के। तो यहाँ से आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर के इज क्या, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एक चीज देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, अगर मैं एक गैस ले ली जिसका मास m1 है और दूसरा और मतलब m1 जब मास रह रहा है तो उस टाइम पर प्रेशर क्या रह रहा है, P1। अगर मैं m2 ले लूं, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा P2, यानी यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, m1 अपॉन में P1 आएगी, यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, m2 अपॉन में P2। ये k तो कांस्टेंट होगा, यानी हम लिख सकते हैं m1 अपॉन P1 इज इक्वल टू m2 अपॉन P2। अब यहां से अगर हमको किसी और m1 P1 है क्या, तो मास ऑफ द गैस एट अ P1 प्रेशर पर, मास ऑफ द गैस मतलब इतना मास डिसॉल्व हुआ होगा इस प्रेशर पर, इतना m2 डिसॉल्व हुआ होगा मास, गैस का मास P2 प्रेशर पर। तो अगर मैं किसी एक का मास ये दिया हुआ है 3 चीजें, तो एक चीज निकाल लोगे आपकी कितना मास, इसलिए ये रिलेशन आया। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, जब ये तो हो गया कि कोई एक गैस, अब इससे क्या पता चलता है कि हर एक अलग अलग गैस का अपना अपना अलग अलग, अब मैं पानी ले लूं, ठीक है, वाटर में एज अ सॉल्वेंट ले लूं, वाटर, अब इसमें मैं ऑक्सीजन डालूं, नाइट्रोजन डालूं, सबकी अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी, क्या होगी, सब अपने अलग अलग सॉल्युबल होंगे इसमें। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आते हैं हम कि जब हम, ये तीसरा ही है, जब हम ये हेनरी ने क्या कहा, जरा फिर से आ जाइए, हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि कोई भी गैस जो होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर द सॉल्यूशन, मतलब उस पूरे सॉल्यूशन पर गैस का प्रेशर क्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हम ऐसा टर्म, जब हम मिक्सचर ऐसा लेते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या रहे, गैसेस रहें, ठीक, 2 या 2 से अधिक गैसेस रहें और नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए कि वो गैस आपस में ना रिएक्ट करते हो। तो हेनरी ने कहा ना कि अगर एक ही लिक्विड में हम ऐसे कई गैस डालते हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग है, आप याद रखोगे आपस में नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो अपना अपना इंडिविजुअल इसमें पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब ये अपना अलग इस सॉल्यूशन पे, और मान लो ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो हाइड्रोजन अपना अलग प्रेशर इस पर अप्लाई कर रहा होगा, मतलब अपना अलग नहीं इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ऑक्सीजन अपना इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ये इसके ऊपर इससे कोई मतलब है नहीं। इसलिए अब टर्म आया, पहले था सिर्फ प्रेशर का, अब देखो इसका अपना अलग प्रेशर होगा इस पूरे सॉल्यूशन पर, और ऑक्सीजन का मतलब ये दूसरे वाले गैस का अपना अलग प्रेशर होगा। तो फिर हेनरी ने इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लॉ दिया। हेनरी का लॉ पहला ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, टू दी प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ये
अब देखिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में हेनरी का लॉ 2014 में आया है, 14 या 16 में। क्या हेनरी का लॉ लिखिए इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में क्या कहते हैं हेनरी, देखिए। अच्छा देखो सॉल्यूबिलिटी को दिखाने के लिए दिखाने को तो बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। सॉल्यूबिलिटी को दिखाने के लिए कंसंट्रेशन टर्म तो हमारे पास बहुत है, कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास बहुत है। क्या है, मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है, मोल फ्रैक्शन भी है। क्या ये तीनों हैं। क्या क्या देखो, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों है। लेकिन मोलैलिटी क्या था बच्चा, मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ क्या था, तो ये बस मोल फ्रैक्शन था, NB NA प्लस NB। यहाँ आता था वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे बस। और इसमें आते थे डायमेंशंस, इसमें बस आता था मोलों की संख्या, और ये जो टर्म आता था डायमेंशन लेस होता था। ठीक, तो कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी का ये टर्म लिया गया। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर, इससे हमको मतलब नहीं है, इसलिए क्या लिया गया, हेनरी ने क्या दिया पार्शियल प्रेशर के टर्म में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सेम वही है, वहां पे सॉल्युबिलिटी लिखे थे, अब सॉल्युबिलिटी के जगह पे एक टर्म लिख रहे हैं, क्या, मोल फ्रैक्शन। वहां पे क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। यहां पे क्या लिखोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, पार्शियल प्रेशर। वहां पे प्रेशर था, यहां पर पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। क्यों, जब दो या दो से अधिक गैस डिसॉल्व होंगे एक लिक्विड में या एक सॉल्वेंट में, ठीक, तो उसमें सबका अपना अपना प्रेशर, मान लो ऑक्सीजन है तो उसका अपना प्रेशर, नाइट्रोजन है तो उसका अपना प्रेशर। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन एट अ डेफिनिट टेम्परेचर, किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर। तो मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एक्स से या स्मॉल एक्स से डिनोट करते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा Kp। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो 1/K, ये कांस्टेंट इधर आएगा, और x, ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहां से 1/K को लिखा गया, 1/K को लिखा गया KH। क्या लिखा गया, 1/K को लिखा गया KH, वेयर KH क्या होता है, वेयर KH इज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है, ये वाला K जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा है, तो ये वाला K हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, 1/K हेनरीज कांस्टेंट है। अब देखिए कुछ हम लोग अब सिग्निफिकेंस KH की पढ़ेंगे। क्या, KH का सिग्निफिकेंस होगा क्या, देखो अब देखिए यहां से कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अगर करते हैं हम, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू कुछ आया है KHX, यही है रिलेशन हमारा पार्शियल प्रेशर का टर्म में, P इज इक्वल टू KHX। ठीक, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, देखो ये T और प्रेशर का डायरेक्ट का रिलेशन है, ये गैस वाले में पढ़े होंगे आप, PV 11th में, PV इज इक्वल टू nRT। तो डायरेक्ट का रिलेशन है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये प्रेशर पर भी कोई असर नहीं। तो यहां से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, X इज, ये इधर आएगा ना नीचे KH, तो X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। मतलब X क्या है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। K क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, इसको बढ़ाएंगे आप तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जिस गैस की KH वैल्यू ज्यादा होगी, तो मान लो हम गैस लिखते हैं
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सबकी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा KH वैल्यू इसकी है, उसके बाद फर्स्ट सबसे ज़्यादा ये है, फिर इसकी है और फिर इसकी है, और हमको वाटर में इसको डिसॉल्व करना है। तो ये बताओ कि जिसकी सबसे ज्यादा KH वैल्यू उसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी। तो पूछेंगे अगर कि इन तीनों, क्वेश्चन आता है इन तीनों गैस में से कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, तो जिसका कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल, तो जिसकी सबसे कम KH वैल्यू, तो किसकी सबसे कम थी, इसकी, यानी ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर ये होगा सबसे कम, क्योंकि इसकी KH वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसमें पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हेनरीज कांस्टेंट। अब एक और चीज देखिए, टेम्परेचर हम पढ़े हैं, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, याद करो, पीछे आ जाओ, सेकेंड टर्म टेम्परेचर का इनवर्स का रिलेशन है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। अब यहीं से समझ जाओ कि जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी तो क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे? तो यहां से टेम्परेचर और KH का क्या आया, डायरेक्ट का रिलेशन आया। अरे भाई ये देखो, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या था, इनवर्स का रिलेशन था। पीछे अभी सेकंड पढ़े हैं जो टॉपिक, उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी घट रही थी। लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी, वो जो प्रोसेस हो रहा था आसानी से हो जा रहा था, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। समझ में आ रहा है? तो वहां से ये चीज आया है, यानी कि जब सॉल्युबिलिटी कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी कम होगा तो KH की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला ये पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी का KH के साथ क्या रिलेशन है, और मतलब KH का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, और KH का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो एक चीज, इसीलिए क्या होता है, ये जो KH की वैल्यू, अब यहां से बताओ कि T की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे KH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी में रहने से ज्यादा पसंद करते हैं वो ठंडे पानी में कंफर्टेबल। क्यों ठंडे पानी में कंफर्टेबल, ठंडे पानी मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा। हमको मालूम है क्या है, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को लेकर के वो जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, मतलब उतना ज्यादा ऑक्सीजन उस वाटर में मिला होगा। समझ में आ रहा है? तो ये था क्या, हेनरीज लॉज। अब आते हैं हम लास्ट टर्म, एप्लीकेशन। हेनरी का एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ हेनरी लॉ यूज होता है। पहला आप लोग बहुत आसान सा है, पहला एप्लीकेशन है CO2 का। सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है जिसमें, अरे कोल्ड ड्रिंक में क्या खोलते हो आप ढक्कन, जो भी खोलते हो तो उससे अचानक से गैस निकलता है, उसमें क्या होता है, CO2 गैस को उसमें डिसॉल्व किया रहता है हाई प्रेशर पर, इसीलिए CO2 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व हो। कब, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब CO2 को उसमें डिसॉल्व करने के लिए हाईली प्रेशराइज किया गया रहता है उस लिक्विड में। लिक्विड है सॉफ्ट ड्रिंक, लिक्विड में है, उसमें CO2 डाले रहते हैं, और जैसे ही आप ये ढक्कन हटाते हो, जैसे ही आप ढक्कन हटाओगे प्रेशर रिलीज, मतलब प्रेशर का कम हो जाना, यानी कि सॉल्युबिलिटी का कम हो जाना। सॉल्युबिलिटी का कम हो जाना मतलब जो इस लिक्विड में सॉल्युबल थे CO2 अब कम हो जाएंगे, मतलब इसमें नहीं रहेंगे, तो वही बाहर निकल जाते हैं तेजी से। समझ में आ रहा है? तो ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, पानी के अंदर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल m से दिखा रहे हैं, ठीक। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे, यानी कि अब जब नीचे जाते समय कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। आपको मालूम है ना कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन है, क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, तो ये भी गैस इन लिक्विड का ही है
तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हुआ होगा। लेकिन ठीक है, अब जब आप ऊपर आओगे तो फिर प्रेशर कम होगा। पानी से जब आप ऊपर आने लगोगे, स्कूबा डाइवर्स ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा। अब जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, यानी कि अब जो ऑक्सीजन था इन ब्लड, अब तो वो उसमें से गैस जो घुल गया था, अब तो उसमें से बाहर निकलेगा, तो बबल बनाता है। बबल मतलब ब्लड के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन जो होगा बबल बनाएगा, और बबल बनाते हुए मतलब वो क्या करता है, नसों को, अब जब बबल, अब ये बताओ खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, इसमें बबल बनने लगे, जिससे कि नसें क्या होने लगती हैं? ब्लॉक होने लगती हैं। ऐसे बबल बनने से ब्लॉक होती हैं। इससे उनको क्या होता है ना, इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बेंड। कैपिलरी जो होता है जो कि ब्लॉक हो जाता है, जो इनकी कैपिलरी रहेगी वो ब्लॉक होगी, इसको कहते हैं हम बेंड। इस कंडीशन को जब ये होता है तो इसकी वजह, इसको हटाने के लिए क्या ये काम करते हैं, ये लोग अपना ले करके जाते हैं, क्या पीठ पर देखे होंगे रख करके जाते हैं, वो उसी का यूज़ करते हैं, पानी वाला यूज़ नहीं करते। अब देखो जरा, तीसरा इसका एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन हाई एल्टीट्यूड वाला है। हाई एल्टीट्यूड जाओगे जब आप बच्चे, मतलब जब ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो घट जाता है। जब ऊपर जाओगे आप हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब वहां पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो समझो अब क्या हो सकता है, पार्शियल प्रेशर का घटना मतलब सॉल्युबिलिटी का घटना, सॉल्युबिलिटी का घटना, तो वहां भी यही होगा ब्लड में। अब देखो, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन था भी घुला हुआ, जैसे हमारे ये कैपिलरी ट्यूब है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वही बात है, सेम कंडीशन, जैसे हम स्कूबा डाइवर में नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमारा प्रेशर से प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ भी वही है, जब हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर तो प्रेशर कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, तो हमारे जो ब्लड से क्या होगा, ऑक्सीजन फिर वैसे ही क्या होने लगेगा, बाहर निकल, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा, तो फिर वही सिकुड़ने लगता है, नसें जो होता है जिसको कहते हैं उन सबको, जैसे तो इसको कहते हैं ना एनॉक्सिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया हो जाता है।